बच्चों, आज जीवन ज्योति क्लासेस के अंतर्गत हम आपको मनोविज्ञान के जो चैप्टर पढ़ा चुके हैं उसमें एक सबसे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जिन्हें हम कहते हैं जी साहब, उनके जो 2023 के कई एग्जामों में उनकी जो प्रश्न आए हैं उनके आधार पे वो आपको बताना चाहेंगे। और हाँ, ये भी है कि पहले बताया जा चुका है कि जीन प्याजे से कम 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, इससे कम नहीं आएंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि जीन प्याजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं क्या कहलाती हैं। बहुत इजी प्रश्न है और कई बार बता चुका गया है कि स्कीमा कहते किसे हैं। मैंने दो चीजें आपको बता रखी थी, एक आपको कहते हैं स्कीमा के बारे में कहा गया था और दूसरा एक आता है स्किम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्किम्स। एक होगा स्कीमा और दूसरा होगा स्किम्स। तो दो प्रश्न ऐसे हैं जो ऑलरेडी बड़े ही इंपॉर्टेंट है। क्या है देखते हैं इनके बारे में। ऐसी अवधारणा किसी व्यक्ति द्वारा बनाई जाए कि कोई पुरानी चीजें उसके पास उपस्थित हो और उसी के आधार पर वो अपने नए चीजों को समाहित कर सके। जैसे अगर कोई शिक्षक गया और वो क्लास में अच्छी शिक्षा दिया, पढ़ाया, कोई विद्यार्थी उस दिन नहीं गया पढ़ने और किसी ने आके उस विद्यार्थी से बताया कि आज सर जी ने उस टॉपिक पर बहुत अच्छा लेक्चर दिया है। अब वो चीजें कौन कौन सा लेक्चर दिया वो उसने उसको बताया। बाद में वो बालक जो स्कूल नहीं गया था वो उनकी अनुपस्थिति में वो चीज जो घर पर बैठ करके उनको एक शिक्षक मान करके पढ़ेगा, वही कहते हैं स्कीमा। स्कीमा का तात्पर्य ये होता है कि हमें कोई चीज ऐसी कलेक्ट हो हमारे पास, जो चीजें हमारे पास उपस्थित हो उसको हम अवधारणा के माध्यम से प्रस्तुत करें तो उसी को हम लोग स्कीमा कहते हैं। तो स्कीमा एक माध्यम का रूप होता है और जो अध्ययन हम करते हैं वही क्या कहलाता है? स्किम्स कहलाता है। तो जीन प्याजे साहब के ये स्कीमा स्किम्स का मामला ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है। तो मस्तिष्क के ज्ञान में आपको पता है जीन प्याजे का जो सिद्धांत है, संज्ञानात्मक जो भी सिद्धांत रहा है, या इसमें मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं यानी कि एकदम व्यवस्थित करके क्रम के आधार पे, अवधारणा के आधार पे जब हम सामने रखते हैं तो उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? स्कीमा नाम से। अब आपको हमने बताया मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचना, ये बहुत अलग टॉपिक है। यही परिभाषा होती है किसकी? स्कीमा की। इतना आप याद कर लोगे कि मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं। अब वो बालक जो घर पर बैठ करके शिक्षक नहीं गया हुआ था और मतलब पढ़ने के लिए बालक शिक्षक के पास नहीं गया था, फिर भी वो बालक बैठ करके क्या किया? एक शिक्षक मान लिया कि हमको पढ़ा रहे हैं और जब पढ़ा रहे हैं तो निश्चित तौर पे उसके ज्ञान को जो व्यवस्थित रूप से ये अपने घर पर बैठकर स्टडी किया उसी को कहते हैं क्या? मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचना को क्या कहते हैं? स्कीमा। बहुत सरल प्रश्न है और हर साल एग्जाम में आता है। तो स्कीमा का मतलब होता है बालक कोई भी वस्तु या कोई भी ज्ञान ग्रहण कर लेता है और उस ज्ञान को ग्रहण करने के बाद उसका उपयोग वो एक अवधारणा किसी विषय वस्तु पर बना करके उसका प्रयोग करे तो उसी को क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। कोई भी चीज पहले से जानता है और वो चीज जो जानता है वो किसी जगह किसी और व्यक्ति पर उसका प्रयोग करता है, अवधारणा बनाकर करता है, उसी को क्या कहते हैं? स्कीमा। और जो अध्ययन वो कर रहा है जो व्यक्ति, उसी को लोग कहते हैं स्किम्स कहते हैं। ठीक है, तो वो समझ लीजिए कि स्कीमा स्किम्स क्या होता है। पहला आपका क्वेश्चन सबसे इजी था, कौन सा? स्कीमा के बारे में। अब दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न आता है इसमें है, और दूसरे प्रश्न में कहा जाता है कि जीन प्याजे जी के अनुसार व्यवहारों और विचारों का संयोजन, व्यवस्थीकरण, पुनर्संयोजन और पुनर्व्यवस्थीकरण करके सुसंगत प्रणाली में लाना क्या कहलाता है? देखिए, मैंने आपको 4 चीजें बता रखी थी। जब जीन प्याजे साहब को आप पढ़ेंगे या पढ़ाया गया था तो जीन प्याजे ने कहा था, सिद्धांत जो दिया था उसका नाम था संज्ञानात्मक सिद्धांत। और संज्ञानात्मक सिद्धांत को इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया था।
एक पार्ट को कहा गया था संगठन और दूसरे पार्ट को कहा गया था अनुकूलन। अब यहां पे बात संगठन अनुकूलन की आ रही है। जब कोई बालक कोई चीज अपने संज्ञान में लेकर सीखता है तो उसके लिए उसको दो चीजें मदद करती हैं, एक चीज संगठन और एक चीज अनुकूलन। और संगठन में मैंने बताया था एक शब्द आएगा प्रत्यक्षीकृत और दूसरा शब्द आएगा बौद्धिक। बौद्धिक, ये दो चीज आएंगी। और अनुकूलन को भी दो पार्ट में बाद में डिवाइड करेगा, जिसे एक पार्ट को हम लोग समावेशन कहते हैं और एक पार्ट को कहते हैं समायोजन। समावेशन और समायोजन के नाम से हम लोग जानते हैं। अब बात मैंने ये कहा था, पढ़ते समय कोई बालक कोई वस्तु को अपने संज्ञान में लेकर पढ़ता है, यानी ज्ञान में लेकर या उसको सीरियस लेकर पढ़ रहा है, तो उसके दो चीजें उसकी साथ देती है, एक संगठन एक अनुकूलन। और मैंने ये भी बताया था कि जो संगठन होता है ये बालक कोई चीज को पहली बार देखता है, और जब बालक कोई पहली बार चीज देखता है वही क्या होता है प्रत्यक्षीकृत। और दूसरा होता है बौद्धिक, और बौद्धिकता में वृद्धि या बौद्धिक स्तर में वृद्धि, ये क्या होता है। अब जैसे एक एग्जाम्पल हो गया, कोई बालक पहली बार ये सीखा कि ये जहाज उड़ रही है, जो जहाज उड़ रही है वो पहली बार उड़ते हुए देखा, अर्थात प्रत्यक्षीकृत रूप में देखा। और दूसरा, वो अपने दिमाग में कंसेप्ट क्लियर कर लिया कि उड़ने वाली चीज जहाज होती है, ये किस में हो जाएगा संगठन में हो जाएगा। दूसरा अनुकूलन आया, जब ये प्रक्रिया से बालक के अंदर पहली बार ज्ञान मिला तो एक होता है समावेशन समायोजन। समावेशन को ही कहीं कहीं विद्वान कहते हैं आत्मसातीकरण, और इसको कहते हैं समायोजन को समाविशिष्टीकरण। जो ये आत्मसातीकरण है या समावेशन है, इसमें क्या है। अब वो बालक जिसने कहा कि उड़ने वाली चीज क्या होती है, उड़ने वाली चीज जहाज होती है, अब की बार वो एक बगीचे में गया और देखा, अब की बार तो फिर कहा कि एक पेड़ की डाल पर चिड़िया बैठी थी, उसने कहा देखो जहाज उड़ रही है। उसके दादाजी ने कहा जहाज नहीं है, क्या है, वो एक चिड़िया है। अब बालक को पूर्व ज्ञान क्या था, बालक को पूर्व ज्ञान था कि नहीं उड़ने वाली चीज क्या है जहाज है। अब पूर्व ज्ञान में उसने पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ दिया, और जो नवीन ज्ञान को जोड़ा कि अब क्या जोड़ दिया, उड़ने वाली चीज चिड़िया भी होती है, उसी को क्या कहते हैं समावेशन। पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान में जोड़ना समावेशन या आत्मसातीकरण कहलाता है। और दूसरा होता है अनुकूलन, और अनुकूलन से संबंध क्या होता है, सॉरी समायोजन। समायोजन से संबंध क्या होता है, समायोजन उसे कहते हैं या समाविशिष्टीकरण, जब बालक अगली बार आगे जाता है और देखता है, पूछता है कि ये क्या है चिड़िया, उड़ने वाली चीज को, तो अब उसके दादाजी ने कहा बेटा ये चिड़िया नहीं है, ये कौवा है, ये गौरैया है। अब इसका मतलब है कि बेचारा उस बालक के भीतर एक नया परिवर्तन आया, पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान का प्रयोग करके वातावरण के साथ तालमेल बिठा लिया, वही समायोजन हो गया या वही समाविशिष्टीकरण हो गया। मैंने इतनी बातें आपको बता रखी है। अब इतनी बातों में एक चीज आप समझ सकते हो, क्वेश्चन क्या दिया है। संगठन तो बता लिए, मैंने कहा कि जीन प्याजे का नाम ज्यों आए उसमें चार शब्द आप जानिएगा, एक संगठन जानिएगा, एक अनुकूलन, एक समावेशन और एक समायोजन। ये चार थाट आप कभी मत भूलिएगा, 100% एग्जाम में आएगा इन चारों पांचों में से, तो एक क्वेश्चन आप क्लियर कर लीजिएगा। हालांकि अनुकूलन को दो पार्टों में जाते हैं, या तो समावेशन या तो समायोजन या तो संगठन। ये तीन तथ्य तो आप रट के आइएगा, 100% एग्जाम में आएंगे। अब तीन चीज तो हमने देख लिया, इसमें बात यही पूछ रहा है कि कोई बालक व्यवहारों और विचारों का संयोजन है, व्यवहार और विचार में एक संयोजन है, संगठन है, फिर व्यवस्थीकरण भी है, फिर पुनर्संयोजन भी कर रहा है, फिर पुनः उसकी व्यवस्था कर रहा है, करके सुसंगठित सुसंगत प्रणाली में लाना क्या कहलाता है। तो आपको पहला ही क्वेश्चन तो गलत होगा, क्योंकि ये क्या होता है असंतुलीकरण, ये नकारात्मक वर्ड है। मैंने बताया था सीटेट के एग्जाम में जहां भी नकारात्मक वर्ड आएगा वो क्वेश्चन का विकल्प गलत होगा। और दूसरी अगला इसमें हम लोग देख रहे हैं मिथ्या धारणा, यानी कि गलत धारणा, ये भी एक नकारात्मक प्रश्न है, ये भी गलत होगा। और तीसरा हम देख रहे हैं संकल्पना,
अब यहां संकल्पना का कोई मतलब है नहीं आ रहा है, तो ये भी क्वेश्चन गलत है। सही क्या है? संगठन। आप लॉजिक तौर पे गए, कुछ नहीं जानते एग्जाम में, जीन पियाजे के कोटेशन में 4 विकल्प आ गए। इन चारों विकल्प में आपको मैंने बताया एक संगठन रहेगा, एक अनुकूलन में समावेशन और समायोजन होगा। ये 3 वर्ड जरूर आएंगे और एक वर्ड आपको दिखा संगठन। अब इसमें मैंने क्यों कहा? इसमें इसलिए कहा कि बालक पहली बार व्यवहारों और विचारों का संयोजन देख रहा है, फिर व्यवस्थीकरण कर रहा है, यानी कि पहली बार देख रहा है, यानी प्रत्यक्षीकृत कर रहा है, बौद्धिक स्तर में उसमें परिवर्तन आ रहा है, और वो पुनर्संयोजन भी, व्यवस्थीकरण भी, ये सारी टॉपिकें इसमें मिल रही है। इसलिए कौन सा विकल्प सही होगा? संगठन वाला। तो दूसरा विकल्प, ये दूसरा भी आपका थॉट क्लियर हुआ। तीसरे थॉट पे हम लोग चलते हैं। तीसरे थॉट में देख लेते हैं क्या क्वेश्चन आता है इसके बारे में। अब तीसरा थॉट कहलाता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को सिखानी चाहिए? अब विकल्प में आपको क्लियर करना है। अब आपको मैंने बताया था जब पढ़ाते समय कि जो इन्होंने अपने अलग अलग सिद्धांत दिए थे जीन पियाजे ने, तो ये 4 अवस्थाओं को दिए थे। 16 वर्ष के बालकों पर रिसर्च करने के बाद इन्होंने 4 बातें बताई थी। क्या बताई थी? अवस्थाओं। संवेदी गामक, पहला था क्या? संवेदी गामक। संवेदी गामक अवस्था थी इनकी। दूसरी जो अवस्था थी इनकी, दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। संक्रियात्मक अवस्था। और चौथी थी, औपचारिक भी कहते हैं इसे, और औपचारिक के साथ अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इन्होंने 4 अवस्थाएं संज्ञानात्मक के अंतर्गत बता रखी थी, और 4 अवस्थाओं में उम्र भी बताया था। जो बालक 0 से 2 साल का होता है वो संवेदी गामक से संबंध रखता है। 2 से 7 साल का बालक ये पूर्व संक्रियात्मक का संबंध रखता है। 7 से 11 साल का ये आपका मूर्त संक्रियात्मक में रखता है, और 11 से 15 साल की अवस्था का बालक ये औपचारिक के रूप में काम करता है। अब यहां पे हमने ये जीन पियाजे साहब ने बता दिया इन चीजों को, वही चीज बताई जा रही है कि निम्न में से कौन सी अवधारणा 3 से 6 वर्ष के आय वाले बच्चों को सिखानी चाहिए? 3 से 6 की बात कर रहा है, अर्थात किसमें बात कर रहा है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहा है। दूसरी बात है, इसी में आय वाले बच्चों को सिखाती है किस चीज की? संरक्षण की, अनुक्रमकता की, या सांकेतिक प्रतिमितीकरण की, या तार्किक आपके और अनुप्रयोग की। तो पहला विकल्प तो नहीं होगा ये। तार्किक अनुप्रयोग किसमें होता है? बालक मूर्त तार्किक चिंतन मूर्त संक्रियात्मक में करता है। तो 7 से 11 है, ये पहले ही बता रहा है 7, 3 से 6 है, तो ये विकल्प आपका लास्ट वाला गलत होगा। अनुक्रमता, अनुक्रम का कोई मतलब नहीं है, ये तो सीधा दिखा रहा है और बता भी रहा है कि 3 से 7 की बात कर रहा है, अनुक्रम की बात तो यहां हो नहीं सकती। तो ये दूसरा विकल्प भी गलत है। एक है संरक्षण और एक है सांकेतिक प्रतिमितीकरण। अब यहां संरक्षण और प्रतिमितीकरण क्या है? सांकेतिक में बालक प्रतीकात्मक चीजें सीखता है। हमने एक चीज बता रखी थी, पूर्व संक्रियात्मक सबसे इंपॉर्टेंट विकल्प होगा। सारे विकल्प ना आए आपके जीन पियाजे से संबंधित, अगर पूर्व संक्रियात्मक है तो श्योरली सही है वो। दूसरी बात, इसमें जीववाद बताया था, अपलटावी बताया था, उसके अलावा हमने इसमें प्रतीकात्मक बताया था, उसके अलावा इसमें जो है बालक में वो क्या करते हैं, विलोमयता बताया था। इसके अलावा बालक सही और गलत चीजों को वो अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है, ये भी बता रखा गया था। इसलिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ये आपका एक आता है सांकेतिक
निरीक्षण कहते हैं। तो आपका ये और एक संरक्षण भी देता है। इनका ये संरक्षण का थाट भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन सांकेतिक प्रतिमानिकीकरण की बात कर रहा है। तो सांकेतिक प्रतिमानिकी को प्रतीकात्मक भी कहते हैं। कैसे कहते हैं देखिए, जब कोई बालक खेल खेलता है 2 से 7 साल में, तो वो कौन सा खेल खेलता है भाई? खेल खेलते समय वो बालक क्या करता है कि वो 2 से 7 साल के भीतर में प्रतीकात्मक खेल खेलता है। कहने का मतलब क्या है? किसी गाड़ी या क्या कहते हैं, कोई गत्ता लेगा, डिब्बा लेगा, उसको वो क्या बना लेगा कि इसमें कोई वस्तु रख दी जाए, यानी कि चाहे ट्रक बनाए चाहे टाली बनाए, कोई ईटा हो गया चाहे कोई चीज हो गया, उसको वो मान लेता है कि ये चीज है, प्रतीक मान रहा है। तो प्रतीक का मतलब हो गया सांकेतिक प्रतिनिधिकरण की बात कर रहा है। और ये किस अवस्था में करता है भाई? निश्चित तौर पे 3 से 6 साल की अवस्था में, अर्थात 2 से 7 के पूर्व संक्रियात्मक वाला विकल्प सही होगा। एक क्वेश्चन हरदम पूछेगा प्रतीकात्मक, उसी प्रतीकात्मक को क्या रखा गया है? सांकेतिक कहा गया है। देखो भाई, चारों में क्या है? औपचारिक में बालक अमूर्त चिंतन करता है, अमूर्त तार्किक चिंतन करता है। वहीं पर मूर्त संक्रियात्मक में बालक मूर्त चिंतन करता है, देखकर चिंतन करता है। और पूर्व संक्रियात्मक में क्या है? अपलटापी, विलोमयता, जीववाद और प्रतीकात्मक, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। और इंद्रियों का प्रयोग, शरीर से गमन, शरीर से सीखना, यह संवेदी गामक में करता है। इसलिए कौन सा प्रतीकात्मक का मतलब संकेत कर रहा है। तो ये कौन सा विकल्प सही होगा आपका? ये तीसरा विकल्प सही होगा, ये भी आप जानिएगा। अगला इसमें देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या बता रहा है। ये क्वेश्चन दिया है, ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है, 2 बार आया हुआ है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे संतुलन, क्रमबद्धकरण, वर्गीकरण किस चरण में समझ लेते हैं? भाई बालक, अधिकांश बच्चे संतुलन, अब आपको पता है संवेदी गामक में कोई संतुलन नहीं कर पाएगा, इसमें क्या संतुलन करेगा? वो तो समझ ही नहीं पा रहा है 2 साल तक। पूर्व संक्रियात्मक को मैंने बता रखा था कि इसमें सही गलत का अनुपात बालक नहीं कर पाता है, तो संतुलन कहां कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अब 2 चीजें यहां पर है, बालक संतुलन कहां कर रहा है, बालक सारी चीजें सीख कहां रहा है, बालक सही गलत का अनुपात कहां कर रहा है? मूर्त संक्रियात्मक भी कर रहा है और मूर्त तार्किक चिंतन भी कर रहा है। तो अधिकांश बच्चे संतुलन, फिर क्रमबद्ध कर, एक के बाद एक, अर्थात आरोही अवरोही, ये भी मैंने बताया था, ये भी किसमें होगा? इसी में होगा। फिर वर्गीकरण, यानी कि इनका डिफिनेशन, इनको तोड़ देना। ये तीनों चीजें किस चरण में समझ लेते हैं बालक। हालांकि जब तीसरा शब्द आ गया एक, कौन सा? वर्गीकरण, तो कंफर्म है कि कौन सा विकल्प सही होगा? औपचारिक संक्रियात्मक का है। बालक तो समझ रहा है, संतुलन बनाना कहां सीख रहा है? मूर्त संक्रियात्मक में। उसको नहीं पता कि 2 किलो रुई रख दी जाए, 1 किलो का बटकरा, 4 किलो का बटकरा, और कहा जाए किसमें अंतर बताओ, ज्यादा कौन है? वो कहेगा कि रुई ज्यादा है और 4 किलो का बटकरा कम है, क्योंकि वो वजन से नहीं, वो वैसे ही बता दे रहा है संख्या देखकर। तो वो किसमें करेगा? पूर्व संक्रियात्मक में। लेकिन वही जब इसमें आता है तो वो सीख लेता है कि इनमें क्या अनुपात है, संतुलन बनाना सीख लेता है। क्रमबद्ध कर, आरोही अवरोही क्रम को बालक कब पहचानता है? जब वो बालक 7 से 11 साल का हो जाता है। इसलिए मैथ के टीचर जो होते हैं, बच्चों को मैथ तब सिखानी चाहिए जब उनकी उम्र 7 साल हो जाए। जीन पियाजे के अनुसार 7 साल के बालक को गणित का ज्ञान, इसलिए इसको कहते हैं गणितीय अवस्था भी कहा जाता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को। तो 7 से 11 में इसको कहते हैं। तो विकल्प कौन सा सही होगा भाई आपका? ये, क्योंकि इसमें लास्ट में आपका एक क्वेश्चन आ रहा है वर्गीकरण, और लास्ट में एक और आ रहा है समझ। तो ये सारी चीजें बालक कब सीखता है? जब वो 11 से 15 में पहुंच जाता है। केवल ये 2 शुरू के विकल्प होते तब तो बात समझ में आती कि तीसरा विकल्प सही है, लेकिन ये भी एक प्रश्न आया और एक भी आया, इसलिए कौन सा सही होगा? लास्ट वाला सही होगा। ये भी आपको पढ़ाया गया, बताया भी गया। आगे देखिए, आगे में क्या है? आगे में हम लोग देख रहे हैं
कि देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, क्या है, बीते हुए समय, वर्तमान समय, भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ, फिर आ गई बात, बना लेते हैं। अब यहां पे अगर इसका तो कोई मतलब नहीं है, पूर्ण संक्रियात्मक में बालक कहां उतना सोचता है, और जब इसमें मूर्त का मतलब देखना, देखकर चिंतन करना, तो समय जो चल रहा है बीते हुए वो भी इसमें नहीं आ सकता है। लेकिन मान लो कुछ चीजें बालक इसमें सीखा रहता है पहले का, वर्तमान में जो देखता है ये तो सेट बैठेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरा, भविष्य के बारे में, तो यहां कहां भविष्य की बात कर रहा है, ये तो तुरंत तत्काल देख रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई बालक जिसकी उम्र 7 से 11 होती है, वो बदमाशी करता है कि मुझको एक साइकिल चाहिए, किसी की साइकिल देखा तबे कहा साइकिल चाहिए, घर वाले उसकी जगह कुछ और चीज दे करके बहला फुसला दे। अब बहलाने फुसलाने की कुछ देर बाद भी वो बालक फिर से याद नहीं करता वो चीज, तो निश्चित तौर पे इस समय बालक जब तक देख रहा है तभी तक मांग रहा है, भविष्य में कोई चीज नहीं है, भूल जाएगा वो, इसलिए ये विकल्प भी नहीं होगा आपका। और कौन सा विकल्प सही होगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था वाला काहे सही होगा, इसमें बालक बीते हुए चीजें भी याद करता है, वर्तमान जो चल रहा है वो भी करता है, भविष्य में, अरे भाई जब आप 11 से 15 में जाते हो तब मन करता है कि हम भी चले नैनीताल, हम भी चले काठमांडू, शिमला, बर्फ के साथ खेले। ये कब आता है, फ्यूचर की बात कब सोचते हैं, जब आप 11 से 15 के साल की अवस्था के बीच में आते हैं तब सोचते हैं इसके बारे में। तो ये विकल्प आपका सही होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहलाता है। अगला क्वेश्चन कहलाता है कि जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस चरण में मूर्त समस्याओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने में सक्षम हो जाते हैं। सिंपल प्रश्न है, एकदम आंख मूंद के बता सकते हो कि अधिकतर बच्चे किस चरण में, मूर्त का मतलब मूर्ति के रूप में देखना, प्रत्यक्ष आंखों से देखना कि ये चीज है, तो मूर्त समस्याओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने में सक्षम हो जाते हैं। तो किस वाले में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। जब बालक कहां 7 से 11 में जाता है ना, तब जाकर के ये बालक निश्चित तौर पे मूर्त समस्याओं के बारे में तार्किक चिंतन के रूप में सोचने को मजबूर हो जाता है। अगर वही चिंतन जो दे रहा मूर्त की जगह पे अगर दे दे अमूर्त, तब कौन सा विकल्प सही होगा, ये वाला। लेकिन ये है कि मूर्त दिया है, इसलिए कौन सा विकल्प सही है, ये वाला होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं तो देखते हैं, जीन पियाजे जी के अनुसार उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें मौजूदा स्कीमा संरचनाओं को रूपांतरित किया जाता है ताकि सीधे सपाट तरीके से समझने में आने वाली बाधा को दूर किया जा सके। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने स्टार्ट में ही आपको बता दिया कि क्या होना चाहिए इस मामले में। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें मौजूदा स्कीमा या संरचनाओं को रूपांतरित किया जाता है, मतलब ट्रांसफर किया जाता है ताकि सीधे सपाट तरीके से समझने में आने वाली बाधा को दूर किया जा सके। अब यहां पे देखिए क्या होता है, जैविक परिपक्वता संक्रियात्मक अवस्था तो होगी नहीं, इसमें दो चीजें फंसा रहा आपको। मैंने बताया था समावेशन को कहते हैं क्या, आत्म सातीकरण, और दूसरा क्या बताता है इसको कहा जाता है समाविशिष्टीकरण, इसके और उपनाम देगा। समावेशन में मैंने आपको एक शब्द बताया कि बालक, इसके अंतर्गत पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ा जाता है, उसे हम समावेशन या आत्मसातीकरण कहते हैं। पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ा जाए। वहीं पर दूसरा आता है समायोजन,
ये होता है कि पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान परिवर्तन करके वातावरण के साथ जब तालमेल बिठाया दिया जाता है तो उसे समायोजन या समाविशिष्टीकरण कहते हैं। अब यानी दो चीजें आपके सामने आ रही हैं। हम देख रहे हैं कि कहते हैं कि उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें मौजूदा स्कीमा संरचनाओं को रूपांतरित किया जाता है, क्या बदला जाता है, ताकि सीधे सपाट तरीके से समझने में आने वाली बाधा को दूर किया जा सके। अब यहां पे अगर मान लीजिए उस बच्चे का मैंने उदाहरण बताया कि पहले वो जानता था कि एक उड़ने वाली कोई चीज जहाज है, फिर दोबारा उसने जान गया नहीं उड़ने वाली चीज चिड़िया होती है। तो मैंने ये बताया था कि पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ना, नवीन ज्ञान को जोड़ना जब भी आएगा तो ये कौन किस पैटर्न पे आएगा, उसे आत्मसातीकरण या समावेशन करेंगे। यहां सपाट कर रहा है कि आसानी से समझने में कोई बाधा ना आए, तो अभी भी बाधा आ रही है। काहे आ रही है? क्योंकि अभी बताया गया कि उड़ने वाली चीज जहाज है नहीं, चिड़िया भी होती है। अगली बार जब बालक जाता है दादाजी के साथ तो अब वहां पे क्या करते हैं, दादाजी के पास गया, साथ गया तो अब की बार देखा कौवा उड़ा, फिर कहा चिड़िया उड़ी, दादाजी ने कहा नहीं बेटा ये कौवा है। अब फिर से उसमें परिवर्तन आया और अंतिम परिवर्तन जो आया, जो लास्ट में कहा गया कि सारी बाधा को दूर किया जा सकता है, तो वो कौन सा होता है? समायोजन या फिर इसी को समाविशिष्टीकरण कहते हैं। ये आपका दूसरा ऑप्शन होता है। ठीक, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब संपूर्ण कह दिया तो समाविशिष्टीकरण होगा, लेकिन अगर यह कहता कि किसी पुरानी संरचना में नई संरचना को जोड़ दिया जा रहा है फिर भी पूरा नहीं होता है, तो वो होगा कौन सा? समावेशन। ये अगला पैटर्न है। आगे देख लेते हैं भाई, आगे में देखिए क्या होता है। अगला क्वेश्चन इसमें कहता है, अगला देखिए क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर ज्यादातर बच्चे संरक्षण संप्रत्यय से संबंधित कार्य कर लेते हैं? संरक्षण संप्रत्यय, संप्रत्यय का मतलब क्या होता है? मनोविज्ञान में ये सारी चीजें जानिएगा। संप्रत्यय का मतलब जब आप कक्षा में बैठ के पढ़ते हैं, जब हम पढ़ाते हैं, कहते हैं एक पेड़ पर डाल पर चिड़िया थी, तो आपके अंदर अगर एक फिगर बने एक पेड़ का एक चिड़िया का, वही संप्रत्यय। वही बात कह रहा है, संरक्षण संप्रत्यय से संबंधित कार्य कर लेते हैं ज्यादातर किस चरण में बच्चे? इसमें तो बेचारा कर ही नहीं पाएगा। ज्यादातर बच्चे संरक्षण संप्रत्यय यानी जो अध्यापक बता रहा है उसको वो ग्रहण कर रहे हैं, और ग्रहण करके क्या कर रहे हैं, उसी के आधार पे पूरा फिगर तैयार करते हैं। तो आपका विकल्प ये सही होगा। ये भी गलत, ये भी गलत। कहेंगे सर जी कैसे? आपको पता है कि ये बालक जो 2 से 7 साल वाले होते हैं, ये जब इनको हम पढ़ाते हैं तो ये बहुत ज्यादा प्राकृतिक चीजों को फिगर के माध्यम से सीखने की कोशिश करते। आप जाएंगे जब पढ़ाने के लिए इन बच्चों को, तो ये बच्चे, अगर आप एक कहानी बताएंगे कि एक पेड़ था, उस पेड़ की डाल पर एक चिड़िया थी, सारे बच्चे शांत रहेंगे। और वो शांत आपकी बात से नहीं है, आपकी बात उनके संप्रत्यय में बन रही है और वो ग्रहण कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं। और किसका संरक्षण कर रहे हैं? वो उस चीज का संरक्षण कर रहे हैं कि जो चीज वो समझ रहे हैं कि ये कक्षा में या इस चीज को हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं। और ग्रहण बालक इसी अवस्था में करते हैं। जो से 7 साल में बालक जो करता है, ये तो फिगर इसी के भीतर अधिक बनते, और जब फिगर अधिक बनते हैं तो संप्रत्यय का काल भी कहलाता है। तो संप्रत्यय संरक्षण के संबंधित कार्य करता है। ये किसमें होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। बहुत इजी प्रश्न है लेकिन अच्छा प्रश्न है कि 2 से 7 साल में बालक के अंदर यह फिगर जरूर बनता है संप्रत्यय का, और इसी में बालक ग्रहण तुरंत करता है कोई चीज, बाद में भले भूला जाए। तो ये क्वेश्चन आता है आपका अगला, ये होगा। फिर आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित करते? ये तो मुझे लग रहा है सारे बच्चे बताएंगे। अरे भाई, सामाजिक मुद्दे और न्याय के प्रति, शादी विवाह में देखते हो कि पूरा सबसे ज्यादा मौका इन्हीं का रहता है। खाना पीना,
सब्जी लाना, टेंट की सामान को लेकर आना, व्यवस्थीकरण करना, किस टेबल पर क्या खिलाना क्या नहीं खिलाना। तो किस उम्र के बालक अधिक करते हैं? 11 से 15 वर्ष वाले अधिक करते हैं। धार्मिक जो पूजा पाठ होती है उसको करना, या दशहरे में जो मूर्तियां बैठती हैं उसके कार्यकर्ताओं के रूप में सेवा देना, मेहनत करना, या समाज के किसी भी कार्य में सबसे आगे रहना, ये सारा औपचारिक संक्रियात्मक जब 11 से 15 बालक होता है। दूसरा, न्याय के प्रति भी समझ। पहले न्याय के प्रति समझ नहीं थी, किसी ने मारा तो हम भी है कि हम भी इनको मार दे, बात खत्म। लेकिन बालक जिस जिस आधार पे बताया आगे बढ़ता है, तो 11 से 15 की अवस्था में जाने के बाद वो मार धाड़ वाला काम कम कर देता है, क्योंकि वो कानून को समझने लगता है कि थाने तक जाएगा, पुलिस लेकर जाएगी, एफआईआर होगा, फिर जमानत करानी पड़ेगी, जेल भी जाना पड़ेगा। ये क्या है? न्याय के प्रति समझ इसके अंदर आ रही है। और ये किस अवस्था में आएगी भाई? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। इसमें तो नहीं पूरा आएगी, लास्ट में इसी में आती है। इसलिए ये पैटर्न को, इसको भी आप याद करिए। आगे चलते हैं, इसके बाद वाला प्रश्न जो आता है, इस क्वेश्चन में बताता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार किस चरण पर बच्चे जटिल समस्याओं के समाधान में तर्क का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाते हैं? देखो, बच्चे तर्क का की शुरुआत तो यहीं से करते हैं, लेकिन मूर्त तर्क करते हैं, बहुत जटिल की बात नहीं करते। और यहां पे कह रहा है जटिल समस्या के समझ सक्षम हो जाते हैं निपटाने के लिए। अब आप जानते हैं कि बालक जटिल से यहां बातें नहीं होगी, जटिल तो यहां होगी औपचारिक संक्रियात्मक में। और जटिल यहां पर कैसे हो रही है? 11 से 15 साल की अवस्था में बालक गंभीरता से किसी कठिन मुद्दे पर अध्ययन करेगा, यहां गंभीरता से नहीं कर पाएगा। 7 से 11 में कंफ्यूजन होगा, फ्यूचर नहीं ध्यान देगा, भविष्य की चिंता नहीं होगी। लेकिन औपचारिक संक्रियात्मक में जो 11 से 15 की अवस्था होती है, बालक इसके अंतर्गत जो जटिल समस्या होती है उसका समाधान करना चाहता है, और फिर उसके बाद करने में सक्षम भी हो जाता है। अब जब भी बात आए समाधान, तर्क, तर्क इसमें भी है भाई, तर्क इसमें भी है, तर्क इसमें भी है, चिंतन इसमें भी है, इसमें भी है। लेकिन यह मूर्त चिंतन है, कोई वस्तु को देखकर चिंतन करेगा, यहां बिना देखे चिंतन करेगा, तर्क करेगा। और लास्ट में समस्या समाधान जब भी आए तो आप किस विकल्प को सही मारेंगे? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के विकल्प को सही मारेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी पे। अगला क्वेश्चन आता है जीन पियाजे साहब के अनुसार है, बड़े फेमस है, इनका बार बार क्वेश्चन आता रहता है, 4-3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। पियाजे जी के अनुसार संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया द्वारा होता है? संज्ञानात्मक चिंतन में, चिंतन तो तभी आएगा जब वो 7 से 11, 11 से 15 में जाएगा, ठीक है। प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया द्वारा होते हैं? ये सारा बदलाव कोई प्रक्रिया द्वारा होता होगा ना, विलंबित नकल द्वारा होगा, ये तो पहले ही गलत है। रटकर तो ये भी गलत है, ठीक है। और 2 क्वेश्चन है, एक संतुलीकरण द्वारा होता है और एक अप्रतिलौकिक चिंतन। अब अगर प्रतिलौमिक होता मतलब उसके अनुकूल होता तब तो ठीक होता, यह भी विकल्प गलत है। संतुलीकरण, संतुलीकरण को ही हमने आपको बताया था अनुकूलन। क्या बताया था? अनुकूलन के 2 पार्ट बताए थे, एक होगा समावेशन और एक होगा समायोजन। और उसी में अनुकूलन मैंने बताया, और अनुकूलन की जगह नाम क्या बदल दिया? संतुलीकरण द्वारा। तो अब यहां देख रहे हैं कि संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव, पहले बालक क्या सीखेगा? संगठन में ज्ञान और प्रत्यक्ष सीखे। दूसरा पैटर्न आता है अनुकूलन का, जब पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान में जोड़ने वाली बात है, संतुलन स्थापित करने वाली बात है। तो ये बात कह रहा है कि संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किसके द्वारा होता है? अनुकूलन के द्वारा, ना कि संगठन के द्वारा। इसलिए अनुकूलन जो होता है इंपॉर्टेंट पहलू होता है, उसी को क्या नाम दे दिया है? संतुलीकरण कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहा जाता है इसी में, क्या है देखिए इसके बारे में। जीन पियाजे जी के अनुसार या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर यह समझने लगते हैं कि वस्तुओं के आंखों से ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता?
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपके सामने से कोई वस्तु थी, कोई आदमी देखा कि जा रहा था, इस रंग का आदमी था, फिर वो आंखों के सामने से यूं गायब हो गया, और जब गायब हो गया तो क्या वही पूछ रहा है, आंखों के ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता? जब 2 साल का बालक होगा, किसी को देखा वो जा रहा था, काले रंग का था, फिर पूछा गया, उसको नहीं देखा तो भूल गया, ये तो होगा नहीं। इस वाले अवस्था में भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें किसी को देखा फिर ये भी बाद में दोबारा भूल जाएगा, क्योंकि आपने इसको पढ़ा भी है। तीसरा, मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था, चिंतन की अवस्था है। अब यहां पे बालक किसी को देखेगा, जरूर देखेगा, लेकिन जो वो ओझल हो जाएगा, हट जाएगा, तो वो फिर उसको भूल भी जाता है, उसके बारे में सोचता भी नहीं है। यही प्रश्न बढ़ा दिया है, वस्तुओं के आंखों से ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व खत्म, अगर खत्म हो जाता है तो मूर्त संक्रियात्मक लग जाएगा, खत्म नहीं होता है तो कौन सा होगा? औपचारिक संक्रियात्मक होगा। भाई आंखों के सामने हमने एक काले आदमी या गोरे आदमी को देखा, वो फिर चला गया कहीं, फिर उससे हमसे पूछा गया और हम बताएंगे कि यार इस रंग का आदमी था, इतना बड़ा था, ये किस अवस्था में बालक बता पाएगा? औपचारिक संक्रियात्मक में, जब इसकी अवस्था 11 से लेकर 15 के बीच में होगी, ये याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओझल वाला प्रश्न। आगे देखिए, इसमें आगे जीन प्याजे साहब ने क्या बताया इसके बारे में। जीन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु के सामने ना होने की स्थिति में, किसी वस्तु के सामने ना होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है? चिन्हों द्वारा पूछ दिया है। ऐसा क्वेश्चन बहुत कम आया है, ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है एग्जाम में, और सबको मुझे लग रहा है बहुत से विद्यार्थियों ने इस प्रश्न को गलत भी किया है। किसी वस्तु के सामने ना होने की स्थिति में, मतलब कोई भी वस्तु के सामने ये माना जाए कि वो कोई चीज नहीं है, उसकी जगह पे चिन्ह का प्रयोग किया जाए, तो चिन्हों को दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है? ये तो देख रहा है, होगा नहीं। संरक्षण, एक संरक्षण है। प्रतिवर्ती सोच, देखा फिर वो भी देखेगा, तो प्रतिवर्ती सोच होगा नहीं। ऐसा तो है नहीं कि आपने देखा तो वो भी देख रहा है, संकेत चल रहा है ना। एक है लाक्षणिक प्रकार्यता और एक होता है संरक्षण। ये दोनों टॉपिकों में बड़ा डिफरेंट रहा, लोग कोर्ट तक पहुंचे, सर जी कौन सा प्रश्न सही होगा। एनसीईआरटी बड़ा संशय में था कि ये क्वेश्चन को किसको सही दिया जाए, क्योंकि लाक्षणिक प्रकार्यता ये एक लक्षण सा महसूस हो रहा है, लेकिन जो संरक्षण है इस टॉपिक को सही माना गया। संरक्षण क्यों माना गया? कि जीन प्याजे साहब ने संरक्षण के सिद्धांत पर भी बड़ा व्याख्यान दिया था, इसलिए दर्शाकर किसी के सामने योग्यता की बात की जाती है, तो कौन सा सही होगा? संरक्षण सही होगा, इसको जान लीजिएगा। अगला देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है इसमें, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए? अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने को देना चाहिए? 0 से 2 साल में क्या करोगे देकर? कुछ जनबे नहीं करेगा। क्रमबद्ध रूप में 1 2 3 4 5 ABCD EFGH क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरा होती है, इसमें बालक क्रमबद्धता समझ में नहीं करता है, क्योंकि हमने बताया ना अनुपात में अंतर नहीं कर पाता है, तो 2 से लेके 7 साल की अवस्था भी गलत है। क्रमबद्धता बालक कहां सीख रहा है? मूर्त संक्रियात्मक में। जब 7 से 11 में जाता है तो आरोही अवरोही क्रम भी सीखता है, यानी क्रमबद्धता भी सीखता है, इसलिए विकल्प कौन सा सही होगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बालक इसी से सीख रहा है क्रमबद्धता। मैंने 2 चीज बताई कि बालक आरोही अवरोही क्रम भी सीख रहा है, और बालक इसी के साथ एक और चीज सीख रहा है कि कौन अनुपात सीख रहा है, कि क्या ज्यादा है क्या कम है, वजन के आधार पे भी सीख रहा है। तो बालक में ये समझ कहां आती है? यही होती है। दूसरी बात, क्रमबद्धता में एक चीज और है, मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था को एक अवस्था के नाम से और जानते हैं,
कि यह अवस्था गणितीय अवस्था है। मैंने कहा ना 7 साल में बालक मैथ को सीखना चाहिए, तो फिलहाल ये गणितीय अवस्था के रूप में भी माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। जीन प्याजे साहब का अगला प्रश्न रहा है कि जीन प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका मतलब मैडम 7 से 11 मतलब कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें डॉट 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 की आवश्यकता है। तो भाई वस्तु अस्थायित्व तो आपका संवेदीगामक में होता है और ये दे रहा है मूर्त संक्रियात्मक में, गलत है। निष्क्रिय लग गया तो ये भी विकल्प गलत हो। प्रतिवर्ती चिंतन, बदले की भावना, उसने हमें देखा हमने उस पर चिंतन किया, यहां ऐसी कोई बात नहीं दर्शा रहा है। सिर्फ विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें बालक परिकल्पनाओं और निगमनात्मक तार्किकता का प्रयोग करता है। परिकल्पना के आधार पर सीखता है, कोई कल्पना के आधार पर सीख रहा है, और निगमनात्मक तार्किकता है। आगमन निगमन विधि आपको पढ़ाई गई है, उस आधार पे बालक जो तर्क करता है, तो इस आधार पे कौन सा प्रश्न विकल्प में सही होगा? ये वाला विकल्प सही होगा। जब भी आए परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तार्किकता तो 100% मान लीजिएगा कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, अर्थात 7 से 11 साल की अवस्था इसी को मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए इसमें क्या होता है। अगले प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि कहा जाता है कि जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे घटनाओं को भूत, वर्तमान और भविष्य काल के सही क्रम में याद रखना शुरू कर देते हैं? अरे भाई मैंने बताया ना ये ना ये ना ये, कौन सा सही? क्योंकि बालक भविष्य की बात तो इसी में सोचेगा ना, क्योंकि अमूर्त चिंतन कर रहा है। जब अमूर्त कर रहा है तभी औपचारिक आएगा, मूर्त कर रहा है तो भविष्य नहीं सोच पाता है, ये जानते रहेगा तो बिना कहे आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था इसमें सही होगी। अगला प्रश्न देखिए इसमें क्या होता है। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे दूसरों का अनुसरण, नकल करना शुरू कर देते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट है। 0 से 2 साल में बेचारा कहां नकल करेगा? नकल यहां भी नहीं होती, थोड़ी बहुत होती। अरे भाई ब्यूटी पार्लर की होती, शॉपिंग की होती है, अच्छे कपड़े वो पहनते हैं हम भी पहनेंगे, थोड़े हम भी जाकर के ब्यूटी पार्लर में चेंज करवाएंगे, है ना। नकल किसी हीरो हीरोइन की लोग करते हैं, लेकिन वो नकल जो बच्चे अनुकरण के रूप में करते हैं वो 2 से 7 साल में अधिक करते। जो घर के बड़े सदस्य जैसा करते हैं, कमर पे हाथ रख के खड़े हैं तो वो भी खड़े रहते, एकदम देख करके बगल से ही खड़े रहते, या जैसे भी खेत में कुदाल उदाल लेके चलाने गए वो भी वैसे ही करते। निश्चित तौर पे नकल करने की अवस्था जीन प्याजे के अनुसार कौन सी है? पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था है। इसलिए दूसरों का अनुसरण या नकल करना बालक कब शुरू कर देते हैं? शुरू कर देते हैं तो संवेदीगामक में नहीं करते, किसमें करते हैं? पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था में कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगले में बता रहा है क्वेश्चन, जीन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो डॉट 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 उत्पन्न होता है। एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो एक है अनुकरण, एक है असंतुलन, संरक्षण और जेडपीडी है। हाई विकल्पवा तो पहले ही गलत। जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का मंडल या क्षेत्र किसका था? ये वाइगोटस्की साहब है। इसलिए इनको जीन प्याजे में कहां घुसा रहे हो? जीन प्याजे साहब में है तो ये विकल्प गलत है। असंतुलन मैंने कहा ना, जहां कोई नकारात्मक वर्ण होंगे तो गलत। अनुकरण, अनुकरण किस अवस्था में थे? हमने बताया था मूर्त अवस्था में थे, और सॉरी क्या कहते हैं, औपचारिक अवस्था में थे, पूर्ण औपचारिक अवस्था जिसे 2 से 7 की अवस्था कहते हैं। यहां एक बात आती है किसकी? संरक्षण की। हमने बताया ना कि जीन प्याजे साहब ने एक कोटेशन कहा संरक्षण, इस पर एक विकल्प जरूर आएगा। बालक संरक्षण यानी ग्रहण कर रहा है, अनुकूलन में सब ग्रहण कर रहा है, इसलिए कौन सा विकल्प सही होगा? ये तो तीनों विकल्प देखकर भी आप मार सकते हो, कोई बहुत कठिन प्रश्न नहीं है ये। अगला प्रश्न देखिए आया है। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तु अस्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं?
जब 2 महीने के बालक होते हैं तो अखिया में चाहे उंगली घोप दो तब वो कुछ एक्टिविटी नहीं दिखाते हैं, पलकें नहीं झपकती हैं। 2 महीने के बाद कोचो तुरंत। तो बच्चे किसी को देखते हैं 2 महीना के पहले तो मतलब देखते रह जाते हैं, 2 महीना के बाद भी बुलाओ तो उधर इशारा करके देखते हैं, वस्तु को देखते हैं एक निगाह से, वस्तु अस्थायित्व तो कहते हैं। तो कंटिन्यूटी किसमें होती है? संवेदी गामक अवस्था में होती है, जो बालक वस्तु अस्थायित्व के बारे में ग्रहण, इसमें कितनों डांटो पूर्व संक्रियात्मक में मूड़ी निचवा करके सुनेगा, हूं बोलेगा। इसका मतलब क्या है? वस्तु अस्थायित्व नियम अब बदल दिया, लेकिन इसमें कुछ कहो तो वो बालक आपको हूबहू देखता है। इसीलिए ये कहते हैं संवेदी गामक की अवस्था ये सही होगी। अगला इसमें देखिए कौन सा है। अगला हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन, इसमें है परिकल्पनात्मक। अभी बताया था मैंने ऐसा क्वेश्चन, निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशिष्ट विशेषता है? तो परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशिष्ट अब पूछ दिया एक प्रश्न है। अगर है विशिष्ट नहीं होता ना तो अखिया मुड़ के मार के आते, कौन सा? वो जो विकल्प कहां गया, हाई वाला मार के आ जाते, है ना। मैंने अभी बताया तो क्वेश्चन कि बालक में परिकल्पना और निगमनात्मक तर्क जो आता है यहां पर आता है, लेकिन विशिष्ट अगर आ रहा है, तर्क का बाप तर्क आ जा रहा है, तो वो कौन सा होगा? जो चौथा विकल्प है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि जो 11 से 15 साल की अवस्था, चौथी अवस्था है, ये विकल्प आपका सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि विशिष्ट एक प्रश्न आ रहा है। अगर परिकल्पना और निगमात्मक तर्क केवल दे रहा है तो 100% कौन सा विकल्प सही होगा? ये। लेकिन वही में एक शब्द जोड़ दिया, विशिष्ट, चिंतन विशिष्ट, तर्क विशिष्ट, समस्या का निदान, ये सारे प्रश्न आ जाएंगे तो कौन सा सही होगा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आ जाएगी। अगला हम लोग देख लेते हैं, इसी में क्या है। अगले में है किस अवस्था, जीन पियाजे के इस सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है? समाधान करने की निरंतर खोज करने में लगा रहा है। आपको पता है कि इसमें हाई तो होगा नहीं, हाई होगा नहीं, लड़ाई है ही दोनों की है। और इसमें आत्मसाती कण को मैंने अभी अभी बताया था, समावेशन कहते हैं, और इसका तात्पर्य होता है आत्मसाती कण या समावेशन का पूर्ण ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ना। यहां कहां जोड़ रहा है? व्यक्ति की अवस्था को प्राप्त करने के लिए एक तो शब्द दे रहा है समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है, तो एक शब्द आएगा संतुलन। इसी संतुलन को हमने पढ़ाया था आपको अनुकूलन, और इसी अनुकूलन के 2 पार्ट है, एक समावेशन और एक समायोजन, जिसे समाविशिष्टीकरण कहते हैं। तो अनुकूलन क्या काम करता है? एक दूसरे के समाधान करने का प्रयास करता है। एक बार नवीन ज्ञान और पुराने ज्ञान जोड़ा जा रहा है और यहां परिवर्तन करके पुराने ज्ञान में एक नई चीज वातावरण के साथ बिठाई जा रही है, अर्थात ये दोनों किसके अंतर्गत हो रहे हैं? अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब क्या हो गया? संतुलन। बस यही नाम सिर्फ चेंज किया कि आप कंफ्यूजन बन जाओ कि कौन सा क्वेश्चन होगा इसके। आगे देख लेते हैं। चलिए, आपके जीन पियाजे के ये प्रश्न जो थे मैंने अच्छे से करा दिए। अब आगे आने वाले दौर पे मैंने वाइगोटस्की भी पढ़ाया था और अच्छे से मैं पढ़ा दूंगा। जो आपको समस्या होगी आप तुरंत मेरे पे लाइक करिएगा, ठीक है।